तो एक मिनट बात लेकर क्या बोलना चाह रहे हो, कहाँ है? देखो लास्ट क्लास में जहाँ तक पढ़ाया था उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया था? एक तो वेलोसिटी और एक रेडियस के बारे में, ठीक है। तो जिसका जो लेक्चर छूट रहा है अपने हिसाब से उसको देख लो रिकॉर्डिंग में, फिर समझ नहीं आएगा। जी सर, ठीक है। अब जैसे कल वाला जो बताया था उसमें एक तो रेडियस के बारे में बताया था और दूसरा वेलोसिटी के बारे में बताया था, ठीक है। तो वेलोसिटी का रेडियस का जो फॉर्मूला आया था वो 0.529 या 0.53 n स्क्वायर अपॉन z, यही था। रेडियस का फॉर्मूला था 0.29 n स्क्वायर अपॉन z, ठीक है। और वेलोसिटी वाले में ऐसा हम कुछ याद नहीं रखते, बस किस पे डिपेंड करता है ये वाला टर्म हम याद रखेंगे। एक तो किस पे डिपेंड करता है, ऊपर में क्या आया था वेलोसिटी में, जेड ऊपर आया था और एन नीचे था, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म है इसमें, ठीक है। अब ये कहां पर कब आते हैं, बोर्स एटॉमिक थ्योरी का, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन, ऐसे तो हम पहले बात कर लेते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो और इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा उसका रेडियस कैसे दिया जाता है, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z। ये जो आंसर आएगा ये एंगस्ट्रॉम में आता है, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में जो आएगा 0.529 n इज द ऑर्बिट, z इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, ठीक है। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहने का मतलब होता है या तो हाइड्रोजन होगा या He+ होगा या फिर Li2+ होगा, ठीक है। ये दोनों चीज को हम ध्यान रख सकते हैं कौन कौन हो सकता है इसमें। तो एक तो हम टर्म याद रखते हैं रेडियस के लिए और दूसरा याद रखते हैं वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी वाले में भी z इज द एटॉमिक नंबर एंड n इज द ऑर्बिट नंबर। अब ये कल मैं बता रहा था कि जैसे मान लो अगर इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी रेडिएट करते रहता है तो धीरे धीरे ये कोलैप्स कर जाता है इससे, ठीक है। तो ये एक चीज हम ध्यान रखेंगे, दूसरा रेडियस का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद थर्ड टॉपिक होता है इसमें टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देख लो। टोटल एनर्जी क्या होता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है या कहीं पर भी कोई पार्टिकल बैठा हुआ होगा तो उसके पास कौन कौन सा एनर्जी होता है। टोटल एनर्जी कहने का मतलब होता है एक काइनेटिक एनर्जी होना और एक पोटेंशियल एनर्जी होना, ठीक। इसको देख लो, गुड आफ्टरनून। देखो नेक्स्ट टॉपिक इसी में थर्ड है, पहला था रेडियस, दूसरा वेलोसिटी और तीसरा है टोटल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसको समझ लो पहले, टोटल एनर्जी कहने का मतलब क्या होता है। ऐसे तो क्लास 11th में ये पढ़ना था, बोर्ड दिख रहा है सभी को, बताना, ठीक है। टोटल एनर्जी 11th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, किसी भी पार्टिकल के लिए एक काइनेटिक एनर्जी होता है और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे पार्टिकल ही है, वो मोशन कर रहा है, तो कैसा मोशन होगा, रिवॉल्व कर रहा होता है अपने ऑर्बिट में, प्रोटॉन के चारों तरफ उसका रिवॉल्यूशन करता है। तो टोटल एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी होगा और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम Ke से लिख सकते हैं और पोटेंशियल एनर्जी को Pe से लिख सकते हैं, ठीक है। टोटल एनर्जी इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv², ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय kq1q2/r। ये अभी एक्चुअल फार्मूला में लिखा हूं, ये वाला हम लोग क्लास 11th में पढ़े या 9th में भी पढ़ते हैं, हाफ mv², ये पता होता है। देखो पहले क्या समझो, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला kq1q2/r। k वही 9 × 10⁻⁹,
Q1 चार्ज होगा, Q2 चार्ज होगा, उनके बीच का सेपरेशन R। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखो हाफ mv स्क्वायर में m क्या होगा यहाँ पे, हम टोटल एनर्जी किसका बात कर रहे हैं, दिस टोटल एनर्जी इज फॉर इलेक्ट्रॉन, जो कहां पे रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग इन द फिक्स्ड ऑर्बिट। ठीक है, न्यूक्लियस के चारों तरफ, या बोल सकते हो प्रोटॉन के चारों तरफ या न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर में m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ गिवन ऑर्बिट। अब ये ऑर्बिट तुम लोगों को समझ में आता होगा, k = 1 k l m n ऐसे करके। ठीक है, तो k मतलब n = 1, l मतलब n = 2, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन होगा, ऐसा रहता है गिवन, एंड हाइड्रोजन एटम इज रिवॉल्विंग इन सेकंड ऑर्बिट। तो सेकंड ऑर्बिट कहने का मतलब क्या होगा, n = 2। ठीक है, हाइड्रोजन एटम में तो z कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, ऐसे हीलियम एटम होगा तो हीलियम प्लस एटम का हम बात करेंगे, क्योंकि तभी वो मोनो इलेक्ट्रॉनिक होगा, He+ मोनो इलेक्ट्रॉनिक होगा, Z हो जाएगा 2 और n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट जो क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो हाफ mv स्क्वायर तो हम वहां से लिख लेंगे, m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और v हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, जो z और n पे डिपेंड करता है, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म आएंगे उसमें। ठीक है, समझ में आ गया? अब देखो k q1 q2 अपन r कैसे लिखने होंगे, इसको ध्यान में रखना है। देखो ये थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा कि यहाँ पे नेगेटिव टर्म क्यों आता है। ठीक है, जैसे जिनको याद होगा ग्रेविटेशन अच्छे से, उनको वहां पे पता होगा कि ग्रेविटेशन में जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो -Gm1m2/r आता है। वो माइनस साइन डिनोट करता है कि वो जो एनर्जी है वो नेगेटिव में, तभी वो पार्टिकल वहां पे बॉन्डेड है। जैसे मान लो अर्थ और दूसरे प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं चारों तरफ, वो बॉन्डेड, अगर बॉन्डेड नहीं रहेंगे तो सब एक दूसरे से टकरा सकते हैं। ठीक है, मतलब फिक्स ऑर्बिट में घूमने के लिए एनर्जी का नेगेटिव होना बहुत जरूरी होता है, तभी वो उस स्टेबल ऑर्बिट में घूमेंगे। नहीं तो तुम खुद सोचो, अगर किसी इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो वो टकरा जाएगा किसी के साथ, लेकिन यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपने फिक्स्ड ऑर्बिट में होंगे, और वो यहाँ से तुम्हें प्रूफ हो जाएगा उसका। अभी तो मैं हाफ mv स्क्वायर ही इसको लिख रहा हूँ, प्लस k q1 q2 अपन r को कैसे लिखेंगे, देखो k तो कांस्टेंट है, q1 क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा हमारा न्यूक्लियस होगा जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो चार्ज होगा वो -e होगा। ये बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा वो -e होगा, और जो दूसरा चार्ज होगा वो किसका होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो बैठा हुआ है वो। तो प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, लेकिन हम यहाँ पे e के टर्म में इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमें पता है q = ne होता है। इनफैक्ट ये e कुछ नहीं है, 1.6 × 10⁻⁻90। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज प्लस 1.6 × 10⁻⁻90 होता है। तो यहाँ पे हम Ze लिखेंगे। Ze सभी को समझ में आ रहा होगा क्यों लिखते हैं, Z इज द एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन होगा तो उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी एक और इलेक्ट्रॉन तो बाहर एक होना ही, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन के कारण से माइनस चार्ज है, बट अंदर में जो न्यूक्लियस है इसमें प्रोटॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होंगे वो डिपेंड करता है उसके एटॉमिक नंबर या फिर एलिमेंट पे डिपेंड करता है। तो या तो प्रोटॉन कौन होगा, हाइड्रोजन का या He+ का या फिर Li2+ का होगा, तो यहाँ पे Ze लिखेंगे, बट ये समझो ये पॉजिटिव होगा। Ze में E पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि ये प्रोटॉन का होगा, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, रेडियस, तो ये R लिखेंगे। ये वाला बात समझ में आया? तो देखो टोटल एनर्जी कौन कौन से मिलकर बना हुआ है, एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगा, ठीक है, कितना होगा, -kZe²/r, और ये तो हाफ mv² है। तो टोटल एनर्जी पहले तो लिखिए, इसको और डिराइव करेंगे अभी हम लोग। ठीक है, टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, इट इज समेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको नोट करो अच्छे से। एक मिनट हो गया, फिर 1 मिनट हो गया। तुम भी दो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। कोई नहीं, आगे भी नहीं करोगे। बिना मतलब खर्च हो जाएगा। कैसे, मतलब गेम चल रहा है क्लास में, चलो अपना काम करो। तो देखो बिना मतलब के खर्च हो जाएगा। छूट तो कोई नहीं, 1 मिनट के लिए बाहर जाओ, आपके साथ आ गया। नोट कर लिए इसको, इसके बाद लिखो इसमें
पार्शियल कैसे जो करना है इसमें कोई नहीं। ठीक, अब देखो कल के क्लास में हाफ एम वी स्क्वायर किसके इक्वल होगा सर? देखो कॉपी में, नहीं याद होगा तो यहां से देखो, बताया था अगर कोई इलेक्ट्रॉन, ये तो फिक्स फर्स्ट पार्ट है इसका टोटल एनर्जी का। अब जो मैं बता रहा हूं इस फॉर्मूले को और सिंपलीफाई करने का तरीका वो देखो, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, देख लो। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा तो कौन कौन से फोर्स इक्वल होते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर और दूसरा सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर अपॉन r, ये दोनों आपस में इक्वल है। तो बस मैं वो लिख रहा हूं यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r किसके इक्वल होगा। अब तुम्हें ये याद रखना है कि जो हम कूलम्बिक फोर्स लिखते हैं उसमें जो चार्ज होता है वो ओनली मैग्नीट्यूड लिखा जाता है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी में चार्ज का वैल्यू भी लिखना होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है, फोर्स वेक्टर होता है, तो वेक्टर में सिर्फ मैग्नीट्यूड रखते हैं क्योंकि वहां पे उसका डायरेक्शन नेगेटिव का एक्सप्लेनेशन होता है। तो अगर हम mv स्क्वायर बाई r क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, और अगर हम यहाँ पे लिखेंगे k, अभी भी कौन कौन है यहाँ पे इसके लिए, एक तो प्रोटॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है वो कितने, k इंटू ई इंटू जेड ई अपॉन में r स्क्वायर। ये सभी को समझ में आ रहा है? ये लास्ट क्लास में मैं बताया था सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv स्क्वायर अपॉन r एंड electrostatic force or coulombic force is given by k q1 q2 upon r square. q1 is the charge of electron, यहाँ पे magnitude लेंगे तो पॉजिटिव और Ze is the charge of proton। यहाँ से mv स्क्वायर का वैल्यू कितना है, क्यों mv स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, ताकि हम mv स्क्वायर को यहाँ पे पुट कर सके और इसको सॉल्व कर सके, ठीक है। तो mv स्क्वायर का वैल्यू, ये r कैंसिल आउट होगा, k Ze स्क्वायर अपॉन r। बस ये चीज तुम ध्यान रखो, कोई दिक्कत है या ये लाइन दिख रहा है, ठीक है। यहां से देखो mv स्क्वायर किसके इक्वल होगा, k Ze स्क्वायर अपॉन r, इसके इक्वल, ठीक है। अब देखो यहां से अगर हमें mv ये mv स्क्वायर अगर हमें पता है तो हाफ mv स्क्वायर भी पता है, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो टोटल एनर्जी में ये टर्म भी पता है और ये टर्म भी। इसमें लोग परेशान होते हैं, इसका डेरिवेशन कभी नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है हर एक पार्ट क्वेश्चन में दिया जाता है, लेकिन हम निकाल ही नहीं पाते। क्यों नहीं निकाल पाते हैं? देखो अभी रिलेशन आएगा इसमें, तुम देखोगे टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कुछ भी निकालने का जरूरत नहीं है, बस ये टर्म आना चाहिए तुम्हें, k Ze स्क्वायर अपॉन r। ये निकालना बहुत आसान है, k इज 9 into 10 का पावर 9 होता है, Z एटॉमिक नंबर होगा, जो एटम दिया गया, 3 ही एटम आएंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम 1 2 3, ठीक है। अब चार्ज का बात हम करेंगे तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1 होते हैं, प्रोटॉन भी 1 होते हैं। He प्लस सेकेंड हमारा वो स्पीशीज है जो इसमें पढ़ना होता है, ठीक है। तो He प्लस, देखो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन होते हैं। He प्लस का हम बात करें, इसका Z1 होता है, इसका Z2, इसको साइड में लिख सकते हो। He प्लस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताओ, 1 इलेक्ट्रॉन। मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का बात कर रहे हैं, He में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन। बट दिस टाइम प्रोटॉन कितने होते हैं, 2। Z इक्वल्स टू 3 क्या होता है, Li2+। लिथियम दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा, उसके कारण से मोनो इलेक्ट्रॉनिक बन गया। प्रोटॉन कितने होंगे, 3, ठीक है। तो देखो यहाँ पे k q1 q2 अपॉन r या r स्क्वायर भी जरूरत पड़ेगा, तो r क्या होता है, रेडियस किसका, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट का, ठीक। n तुम्हें पता चल जाएगा वहीं पे, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, q1 1 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन 1, यहां पे देख लो, यहां पे देख लो, ये 3 चीज आएगा। इसमें जो क्वेश्चन आता है बहुत इजी आता है। अब ये वाला पार्ट निकल चुका है, अब हम टोटल एनर्जी अगर हम निकालें यहां से, तो देखो टोटल एनर्जी क्या है। टोटल एनर्जी हम कैसे लिखेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी से। अब हम टोटल एनर्जी जो निकाले थे उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी में हाफ एज इट इज mv स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे, k Ze स्क्वायर अपॉन r, हो गया, ठीक है। हाफ k Ze स्क्वायर अपॉन r, और यहां देखो ये टर्म क्या है, माइनस k Ze स्क्वायर अपॉन r, माइनस k Ze स्क्वायर अपॉन r। अब तुम लोग खुद से देखो 1/2
-1 करेंगे तो -1/2 आएगा, टर्म यही रहेगा के जेड ई स्क्वायर यार कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा -1/2 के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो टोटल एनर्जी में भी यही टर्म है, नंबर का चेंज हो रहा है बस। पोटेंशियल एनर्जी कितना है -k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी अगर हम देखें तो ½ kg जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, और टोटल एनर्जी -½ k जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो 3 टर्म याद रखना होगा अलग से। तो टोटल एनर्जी आ गई है, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये टोटल एनर्जी नेगेटिव आने का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में बाउंडेड कहने का मतलब ये भागेगा नहीं। ठीक है, नेगेटिव कहने का मतलब है कि जब तक उसको पॉजिटिव में एनर्जी नहीं होगा तब तक वो बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक है, और नहीं अंदर उस लेवल से नीचे आ सकता है। ठीक है, हाँ, तो इसमें बात आता है कि ये तो टोटल एनर्जी का बात है जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन में घुसे। अब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आएगा तो एनर्जी रेडिएट करेगी। अगर वो हायर से लोअर आ रहा है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, अगर लोअर टू हायर जाएगा तो उसको एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो 2 चीज और पढ़ना है, वो एक अलग टॉपिक है। पहले तो ये समझो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां पे आता है, क्वेश्चन जब इस पे आता है तो दिक्कत आ जाता है, क्योंकि क्वेश्चन में तुम्हें अलग से नहीं बताएगा कि काइनेटिक एनर्जी कितना है, पोटेंशियल एनर्जी कितना है और टोटल एनर्जी कितना है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का और टोटल एनर्जी का, तो देखो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखें तो -k जेड ई स्क्वायर